वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू डीमन स्लेयर के सीजन 3 के, यानी कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड समिट आर्क, जहां आज की वीडियो में जानेंगे एपिसोड 2 और 3 के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ आगे। तो डीमन स्लेयर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दो लोग लड़ रहे थे, जिनमें से एक बच्चा होता है जिसके पीछे एक शख्स खड़ा होता है जो बिल्कुल दिखने में वैसे ही लगता है जिसको कि तांजीरो ने अपने सपने में देखा था। तो अब कहानी में आके वो देखता है उन दोनों को लड़ते हुए, जहाँ वो सोचता है कि मुझे इनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए या फिर ऐसे ही कुछ, पर तभी वो दूसरा शख्स उस बच्चे को उसके कॉलर से पकड़ के उठा लेता है, जहाँ तांजीरो जाता है उसको बचाने। जैसा करते हुए उसकी कलाई पकड़ लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसा करने की वजह से तांजीरो पे एक वार करता है, जहाँ तांजीरो डोमिनेट हो जाता है और उसको लगता है कि तांजीरो काफ़ी कमज़ोर है। पर शायद इसका रीज़न ये होगा कि वो अब तक सही से हील नहीं हो पाया। जहाँ वो शख्स एक हाशिरामा होता है जो तांजीरो के बॉक्स में से एक डीमन की प्रेजेंस को महसूस कर पाता है और क्यूरियस होता है कि क्या होगा उस डब्बे के अंदर। लेकिन तांजीरो उसको ऐसा करने से रोक देता है और उस बच्चे को भी उसके पकड़ से छुड़वा देता है। अभी हाशिरामा यहाँ पर चाहता है एक चाबी इस बच्चे से, जो चाबी ये बच्चा नहीं देना चाहता। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं वो चाबी नहीं दूंगा। जिसको लेकर ये हाशिरामा कहता है तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, और अगर तुम बड़े होते तो भी तुम्हारा टिकना मेरे सामने मुश्किल होता। तुम एक स्वॉर्ड स्मिथ हो, तुम्हारा काम तलवार बनाना है, लड़ना नहीं, जिसका मतलब तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक हाशिरामा हूँ और हाशिरामा का समय बाकी किसी भी शख्स के समय से ज़्यादा कीमती होता है। तो टाइम वेस्ट मत करो और मुझे वो चाबी दो। जो सब सुनकर तांजीरो से रहा नहीं जाता और वो खड़ा होकर चिढ़ते हुए बोलता है तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। मैं मानता हूँ तुमने जो भी कहा काफी हद तक सही होगा, पर एक स्वॉर्ड स्मिथ होना भी काफी मुश्किल काम होता है। स्वॉर्ड स्मिथ की कला हमसे काफी अलग होती है, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते और हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। और एक स्वॉर्ड मैन और स्वॉर्ड स्मिथ दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। हम दोनों लोग ही तलवारबाज और तलवार बनाने वाले एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर इस हाशिरामा के पास इसके बोरिंग स्पीच के लिए समय नहीं है। और फिर वो तांजीरो पे एक वार करता है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। जहाँ इस बच्चे को टेंशन होती है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको लेकर जाऊँ अपने कंधे बैठा कर। पर तभी हानाकी के किसान आते हैं जो उसको ले जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी तांजीरो को होश आ जाता है और उसके होश में आते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो आगे हम जान पाते हैं कि माजरा क्या था। वहाँ पे इसके पास एक मैकेनिकल डॉल थी जो उस बंदे की तरह दिखती थी जिसको कि तांजीरो ने सपने में देखा था, और जो एक ट्रेनिंग डॉल थी जिसकी चाबी वो मांग रहा था। तो ये मैकेनिकल डॉल ऐसी डॉल थी जो इंसानों को ओवरपावर कर देती है और जो 108 दाव खेल सकती है, जो कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस मैकेनिकल डॉल को इसके पूर्वज ने बनाया था, जिसका नाम था योरिची टाइप 0, जिसके 6 हाथ है। जैसा करने के पीछे कारण है कि ये एक असली इंसान की डॉल बनाई गई है, जिसके जो मूव थे वो बिना 6 हाथों के रेप्लिकेट किए ही नहीं जा सकते थे। जहाँ तांजीरो ने इस डॉल को अपने सपने में देखा था तो पूछना शुरू करता है कि किसने इसको बनाया या एटलीस्ट ये लुक दिया। जहाँ पर बच्चा नहीं जानता क्योंकि ये 300 साल पुरानी डॉल हो सकती है। और हाँ, ये डॉल 300 साल पुरानी है, जिसको रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है और टेक्नोलॉजी काफ़ी तगड़ी थी जिसकी वजह से अब तक टिकी हुई है। और अगर ये टूटती है तो उसको फिक्स भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको नहीं आता। इसके डैड मर चुके हैं और इसके कोई भाई और बहन भी नहीं, जिस वजह से इस डॉल को ये शायद नहीं देना चाहता था ट्रेनिंग के लिए, जिस बात को तांजीरो समझ पाता है। पर आगे अगर हम बात करें उस बंदे की तो काफ़ी कमाल का है वो शख्स। वो तांजीरो के एज का ही होगा, लेकिन वो एक हाशिरामा है, जिसकी तारीफ में कौवा मतलब फीमेल कौवा के कहना शुरू करती है कि वो काफ़ी स्पेशल है, वो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वालों का डिसेंडेंट है। वो बच्चा पैदाइशी जीनियस है। जहाँ तांजीरो भी समझता है सन स्टाइल के बारे में, जो फर्स्ट ब्रीडिंग स्टाइल है, और उसको भी लगता है कि कमाल का बच्चा हो सकता है, लेकिन अभी वो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो बोलते हुए कौवा उसको काट लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि सच बोलने पर भी कौवा काट सकता है। पर आगे वो बताते हैं इन लोगों को कि जिस बंदे की इसने डॉल देखी है वो उसके सपने में आया था। पर वो कौवा उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है और कहती है कि क्या तुम 300 साल से ज़्यादा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। पर जहाँ मैं बच्चे को समझाता है कि हो सकता है कि तुम्हारे एंसेस्टर के ड्रीम्स हो जो तुम्हें इनहेरिट हुए तुम्हारी मेमोरी के साथ और तुम्हें अभी देखने को मिले हो। पर तभी आगे से आती एक आवाज़, जिस आवाज़ को हम देख पाते हैं कि उस डॉल पे वार करने में कामयाब हो गया है हाशिरामा और उसने उसको तोड़ दिया। जिसको सुन के कोतेत्सु मतलब वो बच्चा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है, जिसको ढूंढने निकलता तांजीरो और देखता है कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर जाके उससे बात करता है कि तुम्हारे पास पूरी लाइफ बाकी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। पर वो बच्चा अपनी हिम्मत हार चुका होता है और कहता है कि शायद मैं अपने जनरेशन का एक एंड होऊंगा, मैं शायद और कुछ ना कर पाऊँ। पर तांजीरो उसको बताता है अपने ड्रीम के बारे में, जो है मूजन को मारना और अपनी बहन को डीमन से नॉर्मल कर पाना। और वो सपना पूरा करने से पहले वो बिल्कुल नहीं मर सकता। और जो बात मोटिवेट करती है काफ़ी हद तक इस बच्चे को भी, और वो आगे बढ़ता है। पर जहाँ पे उस डॉल की तरफ बढ़ते हुए लोग देख पाते हैं कि हाशिरामा वहाँ से चल दिया उस डॉल के एक हाथ को लेकर, क्योंकि वो उसको अपना इनाम मानता है उस डॉल को हराने को लेकर, और अपनी तलवार देता है तांजीरो को और कहता है इसको फेंक देना। तो आगे कोतेत्सु देख पाता है उस डॉल की दुर्दशा को, जहाँ पर पहुँचता तांजीरो और फिर दोनों साथ मिलकर वो ट्राई करते हैं कि क्या पता डॉल अभी भी ठीक हो, चिंता करने वाली कोई बात ही ना हो। तो वो चाबी लगाता है इस डॉल में और ये डॉल हिलना शुरू करती है।
तो इस बच्चे का मूड काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जो चाहता है तांजीरो ट्रेनिंग करे इस डॉल के साथ और उसके बाद वो हरा दे, उसका कलेजा बाहर निकाल दे। ऐसा उस हाशिरामा के बारे में कह रहा है वो। पर इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करना इतना आसान नहीं होता तांजीरो के लिए भी। पर अब इसके पास सिर्फ 5 हाथ है और ये थोड़ा सा कमज़ोर भी हो चुका है उसके टूटने के बाद। तो तुम कर सकते हो। जहाँ ये बच्चा आगे कहता है कि तुम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको कहना मैं तुम्हें हरा दूंगा। और क्या मुस्कुरा उसका सर काटने वाले हैं? मतलब बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें कहता है जिसको तांजीरो डिनाई करता है काफ़ी हद तक। पर आगे इस पप्पिट के साथ ट्रेनिंग करते हुए तांजीरो समझ पाता है वो कम उम्र वाला हाशिरामा सच में टैलेंटेड था, जो प्रूफ तांजीरो की बातों के अलावा उसके एक्शन भी करते हैं, जहाँ पर इसका सामना करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और साथ ही वो बच्चा जो कि इसका ट्रेनर बना बैठा होता है वो इसको खाना नहीं देगा जब तक कि ये उसको एक बार हिट नहीं करता। और अब क्योंकि वो एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता ट्रेनिंग के बारे में, तो उसकी ट्रेनिंग सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होती है, जहाँ बिना पानी के एक इंसान सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। पर लकीली बारिश हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी अपनी जीभ से चाट कर पी सकता है तांजीरो, पर बिना खाने के उसका शरीर जवाब देने लगता है, जहाँ उसे महसूस होता है कि वो मर चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जहाँ उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा रही है। और उस दौरान भी उसकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ कई सारे हाथ उसको दबा रहे होते हैं, जो उसे समुद्री तल में ले जाते हैं, जहाँ पर एक चमकता पत्थर दिखता है उसको, जिसकी स्मेल वो पानी के अंदर होने के बावजूद सूंघ पाता है। और ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप बहुत थके होते हैं तो आपको वहम होना शुरू हो जाता है चीज़ों को लेकर और अलग ही कहानी बनने शुरू होती है अपने दिमाग में। और जिस फीलिंग के साथ तांजीरो बाहर आता है और उसे इस डॉल के मूव के बारे में कुछ नई चीज़ें महसूस होती है और वो उसके मूव को भाप कर बचकर उसके पैरों पर वार करने में कामयाब होता है। तो एक हिट लग चुका है, जिसके बाद ये बच्चा खाना देने के लिए तैयार होता है तांजीरो को, जहाँ तांजीरो रोते हुए डिमांड करता है अपने खाने की, और उसके बाद वो पेट भर के खाना खाता है जो इतने समय के बाद उसे मिला, जिसके वजह से उसको वो सारा खाना काफ़ी टेस्टी लगता है। वैसे तांजीरो 2 दिन से भूखा था और 2 दिन से सोया तक नहीं था, पर आके खाना खाकर रिफ्रेश होकर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करता है अपने इस डॉल के साथ, और इस बार काफ़ी हद तक उसके मूव समझने में कामयाब हो पाता है और उसके दाव से बचकर उस पर काउंटर वार करने वाला होता है। लेकिन उसकी सोच यहाँ पर ये होती है, इसे वार किया तो ये आखिरी डॉलर टूट जाएगी, लेकिन तभी पीछे से बच्चा कहता है वार करो, चिंता मत करो, अगर ये टूटी तो मैं दोबारा बना लूँगा इसको, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे। और तांजीरो फिर वार करता है इस डॉल पे, जो एक काफ़ी तेज़ वार होता है, जिससे उसकी तलवार भी टूट जाती है और गलत पोजीशन में होने के वजह से पिछवाड़े के बल गिरता है। पर उसके वार से इस डॉल की मुंडी टूटती है और अंदर से निकलती है एक तलवार, जिससे पहले तो दोनों डर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं तलवार निकली उसके अंदर से। तो जी हाँ, वो तलवार 300 साल पुरानी रही होगी। तो ये तलवार तांजीरो को लेनी चाहिए, लेकिन तांजीरो मना करता है क्योंकि इस पे उसका हक नहीं है। इसने इस तलवार को निकाला है बाहर, इसका हक इस पे पूरा पूरा, जो बच्चा कहता है। लेकिन तांजीरो कहता है कि इससे पहले भी डॉल किसी ना किसी के वार से जख्मी हुई थी, मतलब मेरा कोई पूरा हक है नहीं इस पर आखिर में दोनों एग्री होते इस तलवार को निकाल कर देखने के लिए। तो जहाँ पे तलवार निकालता तांजीरो, और इस तलवार पे बहुत ज़्यादा जंग लगी होती है, तो तांजीरो को तलवार तो नहीं पर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई बढ़ रहा है, जो एक मस्कुलर स्वॉर्ड सुमित होता है, और ये स्वॉर्ड सुमित होता है हागा नेजुका। और ये सब कुछ जानकर वो तलवार ले जाना चाहते हैं और छीना झपटी शुरू होते हैं, जहाँ वो कहते हैं ये तलवार मुझे दे दो, ये तलवार मुझे दे दो, और ज़बरदस्ती अपनी ताकत से तलवार वो छीन लेते हैं इन दोनों से। और तब भी वहाँ पर कोई और बंदा आता है जो बताता है इन्हें इनकी कमज़ोरी, जो इनकी अगल बगल में गुदगुदी करना, और इस गुदगुदी से जल्दी बेहोश हो जाते हैं। और ये बताना शुरू करते हैं कि ये काफ़ी खुश है तुम्हारे लिए तलवार बनाकर, क्योंकि हर बार अपने क्लाइंट जो भी ये पाते हैं उन्हें खो देते हैं, या शायद वो डीमन क्या तो मारे जाते हैं। और तभी वैसे हागा नेजुको को होश आता है और वो कहता है ये तलवार मुझे दे दो, हमारे पास है जंग हटाने की टेक्निक, जिससे हम इसकी जंग हटाकर इसको दोबारा नए जैसा बना देंगे। तो वैसे ये बात मैंने शुरू से कहनी चाहिए थी, वजह चिल्लाने के तलवार मुझे दे दो, तलवार मुझे दे दो। जैसे वो बच्चा क्लेरिफाई करता है, पर जो सुन के वो उसको उठा लेते उसके कॉलर से और उसको सांस आनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा गुदगुदी करते हैं तांजीरो और ये अंकल, और दोबारा हागा नेजुको बेहोश हो जाता है। तो हागा नेजुका बाद में एक और तलवार देखे जाते हैं तांजीरो को, जब तक कि उस तलवार पे काम करने वाले हैं तांजीरो के लिए। तो ये सारी बात तो किसी को बता रहा होता है, जहाँ पर वैसे ये पॉलिश करने वाला आर्ट काफ़ी ब्रूटल होता है, जहाँ कई सारे लोग ऐसा करते हुए मारे भी गए हैं, जिसकी चिंता है तांजीरो को। तो गेन्या इसके बकबक सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और ये दोनों दोस्त भी नहीं है। जहाँ तांजीरो को लगता है कि वो दोनों दोस्त है, पर जहाँ गेन्या कहता है तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो, क्योंकि एक बार तांजीरो ने उसका हाथ तोड़ दिया था, पर वो भी एक लड़की को चोट पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से उसने उसका हाथ तोड़ा था। पर इसके अलावा उसने उसके दांत देखा था जब वो लोग हॉट स्प्रिंग में साथ में गए थे, मतलब तांजीरो उसके बात किया था, जहाँ वो मानता नहीं कैसा कुछ हुआ था, पर वो दांत दिखाता जो कि उसने वहाँ निकाल के फेंका था, और उसे चिढ़ जाता है वो गेन्या और उसको लात मार के बाहर निकाल देता उस कमरे से। वैसे सच में किसी और का टूटा हुआ दांत जो उसने फेंक दिया वो कलेक्ट करके रखना काफ़ी ज़्यादा ग्रोस है। पर एनीवेज वो भी डीमन कॉप का हिस्सा है, जहाँ काफ़ी तक तांजीरो से करीब जाना चाहता है और उसे जानना चाहता है। तो अब कहानी में आगे कोई गर्म पानी के फव्वारे का मजा लेने जाता है और वहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, जिस सीढ़ी के रास्ते में उसको दिखता है एक सुंदर सा फूलदान,
जिसको देख के वो सोचता है किसी ने ये यहाँ गिरा दिया होगा, इसे मुझे वापस सही जगह पे रख के आना चाहिए। पर तभी जैसे वो उसको छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस वॉस के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसको पकड़ के खींच लेता है अपने अंदर। और उस वास के आसपास हम देख पाते हैं खून के छींटे और उसकी चप्पल। जहाँ उस वास के अंदर से निकलती है कुछ काली चीजें, जिसके साथ निकलता है वही शख्स जिसका शरीर का आकार बदल चुका होता है और शायद उसके पास सिर्फ कुछ गिने चुने लम्हे बाकी है। और अंदर से निकलता है अपर 5 का एक डीमन, जिसने इस शख्स के शरीर में से कुछ हिस्सा खाया भी था। और उसके अलावा ये इन सबको इसलिए मारना चाहता था कि डीमन स्लेयर के पास शायद सप्लाई ना बचे हथियारों की और वो कमज़ोर पड़ जाए। पर वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक और डीमन आया है जो काफ़ी डरा डरा सा होता है, जो चाहता है कुछ करना लेकिन उसको डर के मारे काँप भी रहा होता है। पर ये डर सिर्फ दिखावा होता है, जहाँ वो सभी को मारना चाहता है। पर इसके अलावा हम आगे देख पाते हैं गेन्या को, जो एक हट में गया होता है जहाँ उसकी तलवार तैयार होती है और उसको देने वाला कोई होता नहीं, लेकिन वो खुद पिक कर लेता है अपने गन और हथियारों को। अब वैसे नेजुको और तांजिरो सो रहे होते हैं, जहाँ तांजिरो की नाक बंद करके उसको उठाता है टोकितो, जो एक हाशिरामा है, जो पूछता है कि तुमने देखा मिस्टर कानामोरी को। तो वो साथ थे हागा नेजुको के, मतलब वो दोनों साथ में ही होंगे अभी। तो वैसे कानामोरी है इसके नए तलवार बनाने वाले, जिसके वजह से उनको ही ढूंढ रहा है। तो जिन तक पहुंचने के लिए पूछ लेता है कि कहाँ मिलेंगे हागा नेजुको, जिसके जवाब में तांजिरो कहता है मुझे नहीं पता, पर चलो साथ में ढूंढते हैं। जहाँ तांजिरो के हेल्पिंग नेचर को लेकर पूछ लेता है कि तुम दूसरों की परवाह क्यों करते हो, जहाँ तांजिरो कहता है अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो शायद हो सकता है दूसरे भी हमारी मदद करेंगे, जो बात काफी हद तक टोकितो के दिमाग में रह जाती है। वैसे इस बीच नेजुको भी उठ जाती है, जहाँ नेजुको को देख के वो कहता है ये थोड़ी अजीब सी है। अजीब सी मतलब मैं इसे शायद पहले ही मिल चुका हूँ, पर उस समय थोड़ी अलग दिखती थी। पर इस सब बातों के बीच में उनका दरवाज़ा खोल के एक डीमन एंटर होता है, जहाँ उस डीमन के अंदर घुसने से पहले इन्हें पता भी नहीं था कि डीमन यहाँ पर आ चुका है। और तभी जैसे उस डीमन को देखता है तो वो यूज़ करता है अपने मिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक के 4th फॉर्म का, जिससे उस डीमन की आंखों में वार होता है, क्योंकि समय रहते वो वहाँ से हटकर छत पे पहुंच जाता है, जहाँ रोता है मेरे बाहर हो गया। पर तांजिरो समझ पाता है कि ये डीमन अपर रैंक का डीमन है, और अगर ये अपर रैंक का ना होता तो हाशिरामा के वार से बच भी नहीं पाता। जहाँ तांजिरो अपनी तलवार निकाल के इस्तेमाल करता है हिनोकामी कागुरा सनफ्लावर थ्रस्ट, जिसको भी ये डीमन डॉज कर लेता है। और तभी यहाँ अपना फॉर्म चेंज करती है नेजुको भी, और बड़ी होकर एक वार करते इस डीमन के ऊपर, जहाँ से डीमन एक किनारे हो जाता है। और तभी पीछे से आता है वो हाशिरामा और इस डीमन की मुंडी काट देता है, जो रोते हुए कहता है मुझे काट दिया। पर अपने पुराने एक्सपीरियंस से समझ पाता तांजिरो कि अभी इन्हें जीत नहीं मिली, क्योंकि उसके सर कटने के साथ उसके सर के साथ नया शरीर बनना शुरू हो जाता है, और उस बाकी बचे शरीर में भी एक नई मुंडी आ जाती है। तो अब बस इन दोनों को साथ मिलकर उनकी मुंडी काटनी है। लेकिन तभी एक डीमन में से अपने हाथ के एक पंखे का इस्तेमाल करता है, जिससे एक तेज हवा का झोंका निकलता है, जिससे टोकितो उड़ जाता है। लेकिन तांजिरो को उड़ने से रोकते नेजुको, जहाँ उनके सामने खड़े होते हैं 2 डीमन, जिन दोनों डीमन को देखकर तांजिरो को पुरानी बातें याद आती है, मतलब इन दोनों को भी हमें साथ मारना पड़ेगा। पर तभी उनमें से एक डीमन इस्तेमाल करता है बिजली वाली शक्तियों का, जिसका असर तांजिरो पे होता है, और उसकी मुंडी ऊपर की तरफ होती है, जहाँ वो देखता है गेन्या को, जिसके हाथ में एक बंदूक होती है, जिससे वो फायर करता है 2 गोलियां, और उसके साथ ही दोनों डीमन की मुंडियां धड़ से अलग हो जाती है। जहाँ उनमें से एक डीमन की मुंडी थोड़ी सी जुड़ी होती है शरीर के साथ, जिसको नीचे आके काटता है गेन्या। लेकिन तांजिरो समझ पाता है कि जितना इनको हम काटेंगे वो भी एक साथ ना मिलकर उतना इनके शरीर रिजनरेट करना शुरू कर जाएंगे, और ये उतना ही जवान होते चले जाएंगे। और ये डीमन यही चाहते हैं कि हम इनकी मुंडियां काटे, जहाँ उनकी संख्या अब 4 हो चुकी होती है, जिनमें से एक तांजिरो को उसके पैर से पकड़ के उड़ा के ले जाता है, जहाँ पता नहीं वो डीमन कहाँ ले जा रहा होता है तांजिरो को अपने साथ। लेकिन जहाँ पर तांजिरो कहता है नेजुको को मेरी चिंता मत करो, तुम साथ दो गेन्या का। पर जहाँ उनमें से एक डीमन अपने हथियार को गेन्या के पेट से आर पार कर चुका होता है, जिसको देख के तांजिरो नेजुको को हेल्प करने ही कहता है गेन्या की। पर वहीं तांजिरो वाला डीमन उस पर वार करता है अपनी शक्तियों का, जहाँ पैरेलली तांजिरो ने भी वार किया था, जिससे दोनों को चोट पहुंची, जहाँ तांजिरो जख्मी हो गया और तांजिरो के वार से उसकी एक टांग कट गई। तो उसके पैर से छूटने के बाद तांजिरो नीचे गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए वो एक ब्रांच को पकड़कर बच के नीचे गिरता है। लेकिन उसकी टांग उसके साथ नीचे आ जाती है, और उस टांग से भी एक नया डीमन क्रिएट हो जाता है, और वो भी सेम उसी डीमन की तरह एक वार करता है। तो वैसे टोकितो उस डीमन के वार के वजह से काफ़ी दूर चला गया था, जहाँ वो वापस तांजिरो के पास जा रहा होता है, मतलब उन डीमन के पास जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसको दिखता है कोतेत्सु, जिसको देख के उसके मन में होता है कि हमें मेनली चीफ को बचाना है, ये कोई मेन प्रायोरिटी शायद नहीं है, और ये कोई खतरनाक डीमन भी नहीं है जिसको हराना मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। पर तभी उसके दिमाग में तांजिरो की बात चमकती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। जहाँ तांजिरो की बात उसके दिमाग में घूम रही होती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए वो बचाने पहुंच जाता है इस बच्चे को, और उसे कहता है तुम भागो यहाँ से, तुम मेरे रास्ते में आ सकते हो। तो क्या इस बच्चे को बचा पाएगा, जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो इस वीडियो को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और साथ में हम कई सारे और एनिमे को भी साथ में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ब्लैक क्लोर तो आएगा ही आएगा, साथ में और एनिमे भी आएंगे, जिसके लिए आप साथ में जुड़ सकते हैं हमारे, और मज़ा आने वाला है आपको बहुत जल्दी बहुत सारे कंटेंट्स के साथ। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।